IBN 7 हौसला है। केंद्र सरकार ने विदेशी बैंकों में धन जमा करने वाले 3 कारोबारियों के नाम सुप्रीम कोर्ट को बता दिए हैं। हलफनामे के जरिए कोर्ट को सौंपे गए 3 नामों में डाबर कंपनी के पूर्व कार्यकारी निदेशक प्रदीप बर्मन भी शामिल हैं। बर्मन के अलावा कारोबारी पंकज चिमनलाल लोरिया और टिम्बलू प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक राधा सतीश टिम्बलू का भी नाम है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आज एक ऐतिहासिक दिन है। नाम डिक्लेयर होना आरंभ हो गया है। कांग्रेस इतनी घबराई क्यों हुई है? जिन लोगों ने देश के पैसे को बाहर भेजा है गैर कानूनी रूप से, उन तमाम लोगों के नाम यह सरकार बाहर लाई। प्रदीप बर्मन चेयरमैन डाबर, पंकज चमनलाल लोढ़िया राजकोट के व्यापारी और राधा टिम्बलू गोवा के खनन कारोबारी। ये धन कुबेर हैं या काले कुबेर? सोमवार को सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जमा हलफनामे के बाद ये 3 विदेशी खाता धारक अचानक चर्चा में आ गए। काले धन के मुद्दे पर सरकार ने तीनों को लेकर एक हलफनामा दायर किया। हलफनामे के मुताबिक सरकार अवैध धन जमा करने वालों का नाम जाहिर करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन सभी नाम कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन करने और टैक्स कानून का उल्लंघन साबित होने के बाद ही जाहिर किए जाएंगे। तीनों संदिग्धों के खिलाफ धारा 276C1 और 277 IT एक्ट 1961 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हलफनामे में सरकार की तरफ से इन नामों के स्रोत की जानकारी भी दी गई। हलफनामे के मुताबिक प्रदीप बर्मन का नाम फ्रांस सरकार से मिली जानकारी पर आधारित है, जबकि राधा टिम्बलू और पंकज चमनलाल लोढ़िया के नाम दूसरी सरकारों से मिली सूचना के आधार पर हैं। सवाल ये कि क्या इन तीनों नामों के खिलाफ सरकार को विदेशी बैंकों में काला धन रखने के सबूत मिले हैं? हलफनामे के मुताबिक शुरुआती जांच के बाद तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि तीनों का साफ कहना है कि उन्होंने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया है। डाबर समूह के मालिक बर्मन परिवार ने अपनी सफाई में कहा है कि बर्मन परिवार कारोबार को लेकर हर स्तर पर ऊंचे आदर्श और पारदर्शी व्यवहार को बढ़ावा देता है। हम कहना चाहते हैं कि जब ये खाता खोला गया था तब वो NRI थे और इसके लिए कानूनी इजाजत ली गई थी। हमने इस खाते से जुड़ी सारी कानूनी कार्रवाई स्वेच्छा से पूरी की है। साथ ही इनकम टैक्स विभाग में नियम के मुताबिक टैक्स भी भरा गया है। लिहाजा ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि विदेशी बैंकों में खाता रखने वाले सारे लोगों को एक ही ब्रश से पेंट किया जा रहा है। वहीं गुजरात के बड़े कारोबारी ने स्विस बैंक में खाता होने से ही साफ इनकार किया। गोवा के कारोबारी ने भी हैरत जताई। I don't have any Swiss account, so I don't have actually right now. जब आप मुझे बोल रहे तब मुझे ये सब पता चल रहा है। I don't have any Swiss account. I don't have to say anything. I have to see the affidavit. If you have the affidavit, please give it to me. विदेशी बैंकों में खाता रखना गैर कानूनी नहीं है। सरकार ने भी अपने हलफनामे में इसे माना है। इसीलिए इस मुद्दे पर फूंक फूंक कर कदम रखने वाली सरकार ने कहा है कि हमें खाता धारकों की निजता का ख्याल रखना है और ये पता लगाना है कि विदेशी खातों में जमा रकम टैक्स चोरी का तो नहीं। अब जो 3 नाम बाहर आए हैं उन्हें सरकार ने पिछली सरकार द्वारा जारी किए गए लिस्ट में शामिल कर दिया है। उस लिस्ट में 18 नाम थे, जिसमें से 17 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, जबकि 1 का देहांत हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 1 मई को दिए आदेश में सभी नामों का खुलासा करने को कहा था। इस पर सरकार ने अदालत में अपनी बेबसी जताई और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों के मुताबिक मुकदमा दर्ज होने से पहले इन नामों को उजागर नहीं किया जा सकता। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा कि स्विट्जरलैंड सरकार ने काले धन से जुड़े ऐसे मामलों में जिनमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जाँच पूरी हो गई है, सहयोग करने का भरोसा दिया है। एहतेशाम खान, दिल्ली, IBN 7। और ब्लैक मनी के इस तिलिस्म पर IBN 7 कुछ सवाल पूछता है। पहला सवाल कि क्या 3 कारोबारियों के अलावा जांच के घेरे में कोई नेता या फिर पूर्व मंत्री भी है? दूसरा सवाल, सरकार आखिर नेताओं या मंत्रियों के नाम क्यों नहीं बता रही है?
तीसरा सवाल ये कि क्या कालाधन रखने वाले कथित नेताओं के खिलाफ कोई जांच की गई? फिर चौथा सवाल कि क्या यूपीए सरकार ने कालाधन रखने वालों को बचाया है? पांचवा सवाल, क्या कालेधन की लिस्ट में खुद यूपीए सरकार के मंत्रियों का भी नाम है? छठा सवाल, हलफनामे में दर्ज कारोबारियों के विदेशी खातों में क्या कालाधन है या नहीं? और फिर सातवां सवाल, आखिर सरकार की शुरुआती जांच में कालाधन पर क्या सबूत मिले हैं? और कालेधन को लेकर अलग अलग आंकड़े बताए जाते हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक विदेशी बैंकों में भारतीय खाताधारकों की लाखों करोड़ की रकम जमा है, लेकिन क्या इन खाताधारकों में एक भी नेता नहीं है? यही है आज बहस का मुद्दा। और इस मुद्दा पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वकील संजय हेगड़े, दिल्ली से मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा, कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक, सीपीआई नेता अतुल अंजान और वरिष्ठ वकील अमन लेखी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। इनके अलावा यूथ फॉर कांग्रेस.com के संस्थापक तहसीन पूनावाला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे मेरे सहयोगी एहतशाम खान का। सुप्रीम कोर्ट से लगातार पूरे दिन हमें इस खबर के हर पहलू से अवगत कराते रहे हैं हमारे सहयोगी। एहतशाम, आपसे मैं जानना चाहूंगा, सरकार ने 3 नामों की सूची जो है वो सौंपी है सुप्रीम कोर्ट को। हलफनामे में क्या क्या बातें कही गई हैं और किस तरह के आरोप इन पर है? देखिए, हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि किस तरह से वो इस पर कार्रवाई कर रही है। लगातार विदेशी बैंकों से बात चल रही है। इसके अलावा 15 अक्टूबर को स्विट्जरलैंड के साथ एक समझौता हुआ है केंद्र सरकार का। इन सब की जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है और अपनी तरफ से यह बताया है कि जो भी संभव हो सकता है कानूनी दायरे में वो किया जा रहा है। और फिलहाल 3 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ कुछ सबूत को सरकार के हाथ लगे हैं और इसी आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई हो रही है। जैसे जैसे और सबूत मिलेंगे और नामों को भी बताया जाएगा। संबित पात्रा, आपके पास आना चाहूंगा। 100 दिन में कालाधन वापस आएगा, इस तरह की बातें चुनावों से पहले होती थी बीजेपी पार्टी की तरफ से। आज जब ये 3 नाम सौंपे गए तो उम्मीद की जा रही थी कि कुछ बड़े नाम होंगे, कुछ राजनीतिज्ञों के नाम भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ 3 कारोबारियों के नाम आए। देखिए, महत्वपूर्ण विषय यह है कि इस सरकार ने, जब वो सरकार में नहीं थी, 2009 से भारतीय जनता पार्टी ने काले धन के मुद्दे पर जिस प्रकार का अवेयरनेस पूरे देश में फैलाया और सरकार में आने के तुरंत पहले दिन ही एसआईटी का गठन किया, जबकि 2011 से ही सुप्रीम कोर्ट बार बार उस समय की यूपीए सरकार को एसआईटी के गठन करने पर बाध्य कर रही थी, मगर वो एसआईटी बन नहीं रहा था। और हमने देखा है किस प्रकार स्विट्जरलैंड के साथ एक करार साइन किया गया 4 महीनों के अंदर ही, जिस करार के अंतर्गत टाइम बाउंड मैनर में इंफॉर्मेशन भी शेयर होगा। तो स्वाभाविक रूप से काले धन को लेकर कितनी संजीदगी इस सरकार में है ये तो हम देख ही रहे हैं। और यही मैं आपको याद दिलाऊं कि चंद दिनों पहले एक इंटरव्यू में पी चिदम्बरम साहब, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने काले धन धारकों के लिस्ट को देखा है, तो चिदम्बरम साहब ने कहा, मैंने कभी जरूरत नहीं महसूस की कि मैं उस लिस्ट को देखूं। फाइनेंस मिनिस्टर जिसके अंतर्गत ये पूरा काम होता है, वो खुद लिस्ट को देखना तक नहीं चाहता है। तो स्वाभाविक रूप से आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस काले धन के मुद्दे को लेकर कितनी कटिबद्धता दिखाती थी, अर्थात बिल्कुल नॉन सीरियस थी। रागिनी, ये जो 3 नाम आए हैं, आश्चर्य हो रहा है आपको? पंकज जी, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि एक पुरानी कहावत है, थोथा चना बाजे घना, और काले धन के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के तमाम उलटफेरों ने इस कहावत को चरितार्थ करके दिखाया है। और आज अभी थोड़ी देर पहले जो आप पैकेज चला रहे थे उसमें संबित जी कह रहे थे कि आज ऐतिहासिक दिन है, तो आज ऐतिहासिक दिन तो जरूर है, क्योंकि आज के दिन ये स्पष्ट हो गया कि काले धन पर जितनी दावे, जितनी दलीलें, जितने आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी ने किए, वो खोखले, तथ्यहीन और प्रमाण। ये जो 3 नाम आए हैं, क्या कांग्रेस का इनसे कोई संबंध है? पंकज जी, अगर कांग्रेस के नेताओं का काले धन से कोई भी संबंध होता तो जिस तरीके की द्वेषपूर्ण और नकारात्मक राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, इन 3 नामों से पहले कांग्रेस के नेताओं की फहरिस्त जारी होती। तो मुझे लगता है कि ये तो सवाल ही नहीं उठता है। पर एक बात मैं यहाँ पर जरूर जोड़ना चाहूंगी, बिल्कुल सही कहा संबित जी ने, 2009 से बिगुल बज रहा है काले धन का, अडवाणी जी ने शुरू किया था। 2011 से नरेंद्र मोदी जी ने इस मामले को तूल दिया। कभी वो रामदेव जी की पीठ थपथपाते रहे, कभी उन्होंने अन्ना हजारे जी को शाबाशी दी, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेताओं का दुष्प्रचार करते रहे, उन पर तीखा प्रहार करते रहे। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं कि जब व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेकर नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि 100 दिन के अंदर काले धन की वापसी होगी, हम आपकी बात समझ रहे रागिनी। संबित, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप, जो बात रागिनी कह रही हैं? होगी। पंकज जी, बोलिए। अंदर धन की वापसी रागिनी, संबित, आज भी 15
होने के अपने रागिनी, अकाउंट हम में आने संबित का इंतजार कर कमेंट रही ले हैं। लें इस पे। तो जो एक मिनट रागिनी, हम लौट रहे हैं आपके जी। पास। संबित, आप बोलिए। का जो दिन है रैली वो खत्म कर संबित जी दीजिए आपकी अब। शर्मिंदगी का दिन है, तो हाँ। माफी मांगिए आप देश की जनता से। अच्छा, संबित। गजब की कहानी है ये, गजब की कहानी है। देश को आप लूट लें और मैं अब माफी मांगना शुरू कर दूं, बताइए आप ये कैसी कहानी है? आप अब हम केवल नहीं, मैं बीच बातों में से नहीं बोल कुछ रहा सिद्ध था। नहीं कर सकते हाँ, हैं। मैं बीच में नहीं बोल रहा था। शांत हो दीजिए, जाइए, शांत देश हो को जाइए। लूट लिया आप हमने, शांत हो लेकिन जाएंगी नाम तो एक सब भी जवाब कांग्रेस के मिलेगा। नेताओं शांत का हो जाइए नहीं है। रागिनी जी, बीच में ना बोले। चलिए संबित, बोलिए आप अपनी देखिए, महत्वपूर्ण विषय है। मैं तो चिदम्बरम जी के विषय को ले आता हूं यहाँ पे। चिदम्बरम जी को जब पूछा गया कि कांग्रेस का यदि किसी मंत्री का नाम उसमें होगा तो क्या होगा, क्या कांग्रेस जिम्मेदार होगी? अगर चिदम्बरम जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो कहते कि कांग्रेस का कोई आदमी का नाम वहां नहीं है, वो सीना ठोक के कहते। उन्होंने क्यों कहा कि नहीं, कांग्रेस जिम्मेदार नहीं होगी, वो मंत्री खुद जिम्मेदार होगा? अर्थात उनको इस बात का भनक है कि उस लिस्ट में किन महत्वपूर्ण कांग्रेसियों के नाम हैं, और इसी कारण से वो झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने लिस्ट नहीं देखा है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, कांग्रेस अगर इतना बेचैन है शर्मिंदगी महसूस करने के लिए, तो कांग्रेस के वो तमाम लीडर्स जिनको इनकम टैक्स के आज नोटिस मिल गए हैं, वो खुद ही अपने नाम उजागर चलिए करके संबित, हमारे साथ देश यहाँ जान जाएगी। मैं कि आपके कौन पास आता हूँ। कांग्रेस हमारे के साथ संजय 4-5 हेगड़े हैं यहाँ पे। लीडर्स संबित, मैं आता हूँ आपके पास। पंकज जी, मैं भी जवाब मैं देना रागिनी, मैं चाहूंगी। आऊंगा आपके पास। एक मिनट, संजय हेगड़े हमारे साथ हैं। कानूनी पहलू भी थोड़ा सा समझ लें। संजय, आज एक हलफनामा जो है सरकार की तरफ से दिया गया, 3 नाम जो है वो कारोबारियों के नाम है, वो सामने आए हैं। आप हमें समझाइए कि अब आगे जो है किस तरह की कार्रवाई होगी? आगे और भी हलफनामे होंगे, और अगर किसी और व्यक्ति है या कंपनी है जिसके बारे में प्रोसिक्यूशन होना है या प्रोसिक्यूशन शुरू हो गई है, तभी उनके नाम तो सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा। यानी अभी इस बात की पुष्टि नहीं होती कि इनके पास वाकई काला धन है या नहीं? अभी सिर्फ नहीं, 3 नाम आए। अभी तो सिर्फ यही है कि फलाना अकाउंट में इनके नाम पर पैसा है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या है? और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मान के चल रही है ये काला धन है, और उसके बारे में केस चलाया गया है, और क्योंकि केस चल रहा है अब इनके नाम पब्लिक में डोमेन में आया है। लेकिन बाकी और बहुत सारे लोग होंगे जी जिनके पास जिनके फॉरेन अकाउंट्स में पैसा हो सकता है। अगर वो पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये साबित कर सकती है, क्योंकि ये अकाउंट होना सिर्फ इंफॉर्मेशन है, बाद में प्रूफ के बाद अगर केस बनता है कि ये काला धन है और उसके लिए प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो जाता है, तभी ये सुप्रीम कोर्ट को अभी क्लीन चिट भी मिल सकती है, उसकी पूरी संभावना है। ये जो 3 नाम आए, इन 3 नामों पर भी क्लीन चिट हो सकती है, और जो आगे नाम आने हैं उन पर भी हो सकती है संभवतः। पर ऐसा भी मान के चल सकते हैं जी कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये प्रूव कर सकता है और ट्राइब्यूनल्स में वगैरह कि ये काला धन इंडिया में कमाया गया, इंडिया में टैक्स पे नहीं हुआ है, और उसके कारण ये प्रोसिक्यूशन चल रहा है, तो फिर आगे कार्रवाई होगी। अतुल अंजान, आपके पास आना चाहूंगा। आज ये जो 3 नाम सामने आए हैं, क्या आपको आश्चर्य होता है, हैरानी होती है ये 3 नाम को सुनकर? निश्चित रूप से 3 नामों को सुन करके पंकज जी बड़ी हैरानी होती थी कि मैं तो कह रहा हूं ना कि पूरे 8 महीने से इस देश के अंदर ये बताया गया कि देश में काला धन जो है विदेशों में चला गया। ये बताया गया कि 4,60,000 करोड़ है। एक कर्मयोगी ने बताया 4,60,000 करोड़ है। देश में तमाम जनसभाओं में उन्होंने बताया पाई पाई का हिसाब ले लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम 15 लाख रुपए हर एक के खाते में जमा करेंगे, इसीलिए जनधन योजना के तहत तमाम खाते खुलवाए गए। और एक राजयोगी ने कहा कि 4 लाख करोड़ रुपया है। तो इस तरह की बातें करने के बाद सिर्फ 3 नाम आना ये अजीब हास्यास्पद है। और मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे कि चिदम्बरम से उन्होंने पूछा, चिदम्बरम से बताया कि उन्होंने लिस्ट नहीं देखी है। तो अगर चिदम्बरम साहब ने काले धन वालों की लिस्ट नहीं देखी तो क्या अरुण जेटली जी ने देखी है? और अगर अरुण जेटली जी ने देखी है तो ये नाम किश्तों में क्यों आ रहे हैं, एक साथ क्यों नहीं नाम किश्तों में क्यों आ रहे हैं? संबित पात्रा, एक साथ नाम क्यों नहीं आ रहे? ये अतुल अंजान साहब का भी सवाल है। काला धन सुप्रीम कोर्ट के मौका दीजिएगा। देखिए, मुझे बड़ा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रहे हैं। जी, मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि अतुल अंजान जैसे सीनियर व्यक्ति भी इन विषय को समझ नहीं पा रहे हैं, जो अभी संजय हेगड़े जी समझा रहे थे। संजय जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि
कि जब चार्जशीट दायर होगा किसी के खिलाफ तब जाके उसका नाम उजागर किया जाएगा, यही कानून है। अब देखिए, अगर 700 नाम आते हैं HSBC बैंक से, ये जरूरी नहीं है कि 700 के 700 लोग इलीगल पैसा बाहर रखे हुए हैं। पहले IT का नोटिस जाएगा, IT के नोटिस के बाद अगर जवाब सही नहीं मिलेगा, अगर IT डिपार्टमेंट के लगेगा कि वाकई ये पैसा काला धन हो सकता है, तब जाके उसके खिलाफ चार्जशीट होगा। नहीं, ऐतराज इस बात का है कि पहले ये 3 नाम ही क्यों होगा। इसलिए मैं आऊंगा रागिनी आपके पास। इस कारण से कानून को फॉलो करते हुए नाम डिक्लेयर किए जाएंगे। मैं मान गया। मैं एक बात पंकज जी कहना चाहता हूं अपने छोटे भाई संबित जी से। नहीं, संबित जी आपकी बात बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब यह है कि जो चुनाव प्रचार में 100 दिन में नाम उजागर करने की बात थी, ये देश को धोखा दिया जा रहा था। चलिए, मैं ये इस सवाल का अतुल अंजान साहब, इस सवाल का जवाब हम लेंगे। अतुल अंजान साहब बताएं, इसका मतलब है कि इसका कोई मतलब। अतुल अंजान साहब, हम आपके पास आएंगे। रागिनी, ब्रेक पे मुझे जाना है, आप अपना पॉइंट रखिए प्लीज। देखिए, बहुत ही हास्यास्पद बात आज संबित पात्रा जी कह रहे हैं। चुनाव प्रचार में इतना बड़ा हवा बनाया गया कि 800 लोगों का नाम है। अब ये कह रहे हैं कि उन 800 लोगों में से ये तो जानते ही नहीं कि कितने लोगों का काला धन है अकाउंट में, कितने लोगों का सफेद है। तो उस समय इन्हें कैसे पता था कि कितने लाख करोड़ रुपया जमा भारतीयों का वहां पर है और वो सारा काला धन है? मैं बताऊं कैसे पता था? जवाब मुझे संबित पात्रा जी दें। 1 मिनट सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए। दूसरी बात आप मुझे बताएं, पहला एफिडेविट जो आपने सुप्रीम कोर्ट में दिया 7 अक्टूबर को, उसमें आपने अपनी दुविधा जताई और कहा कि निजता का अधिकार है, उसका उल्लंघन नहीं हो सकता है, इसलिए हम कोई भी नाम उजागर नहीं करेंगे। चुनाव प्रचार में कह रहे थे कि सारे नाम उजागर करेंगे। आज के हलफनामे में आप कह रहे हैं कि केवल उन लोगों का नाम उजागर करेंगे जिनके ऊपर कार्यवाही चल रही है। तो या तो जब आप विपक्ष में थे तब आप अज्ञानता के अंधकार में लिप्त थे, या फिर आप रागिनी, आपकी बात हमने सुन ली। रागिनी, तो दोनों में से कौन सी बात है? चलिए जवाब ले लेते हैं। संबित, आपका जवाब। देखिए, पहला प्रश्न जो रागिनी ने पूछा कि जो अमाउंट है कि इतने फलाने रकम जो है वो काले धन के रूप में बाहर रखा हुआ है, वो कहां से हमें पता चला? तो मैं रागिनी जी को याद दिलाऊं, जब उनकी यूपीए की सरकार चल रही थी तब पार्लियामेंट में एक बार उस समय के तत्कालीन सीबीआई डायरेक्टर अश्विनी कुमार जी को बुलाया गया था काले धन के ऊपर बोलने के लिए। तो अश्विनी कुमार जी ने वो रकम दी थी कि इतना रकम हिंदुस्तान का बाहर है, और ये खुद सरकार का बयान था, सीबीआई के डायरेक्टर खुद बोल रहे थे। तो आप रागिनी जी आप और मैं यहाँ ऐड कर दूं, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, शांति से सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए। और सीबीआई डायरेक्टर ने यह भी कहा था कांग्रेस की तरफ इंगित करते हुए, यथा राजा तथा प्रजा, इस कारण से राजा नहीं चाहती है कि प्रजा का पैसा वापस आए, इसलिए यह पैसा वापस नहीं आ रहा था। आप खुद जाके उस एफिडेविट को जो सुप्रीम कोर्ट ने सबमिट किया था आप देख लीजिए। मैं बीच में नहीं बोल रहा था, शांत रखिए, शांत हो जाइए और शांति से सुन लीजिए। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि जिन नामों का खुलासा करने का विषय है, हम तो बिल्कुल डर नहीं रहा, हमने कोई एफिडेविट नहीं दिया था कि नाम खुलासा नहीं करेंगे। संबित, जो सवाल उठ रहा है, तमाम नाम खुलासे करेंगे, संबित जो ऐतराज है, और चार्जशीट फाइल होंगे। संबित जो ऐतराज है, संबित झूठ बोल रहे थे, आप झूठ बोल रहे हैं। रागिनी में आता हूं। आपको याद है जीरो बैलेंस 2G स्कैम में आप ही बोल रहे थे कि जीरो लॉस हुआ है, जीरो लॉस, ऐसे हाथ करके कपिल सिब्बल बोलते थे जीरो लॉस, फिर पकड़ा गए ना आप लोग, जीरो लॉस कैसा हुआ था। संबित पात्रा, सवाल सिर्फ ये है जो तमाम दल उठा रहे हैं, वो ये कि ये 3 लोग ही क्यों, इन्हें ही बलि का बकरा क्यों बनाया गया, ये 3 नाम ही क्यों, कोई राजनीतिज्ञ का नाम क्यों नहीं आया, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का नाम क्यों नहीं आया? कांग्रेसी भी बलि का बकरा बनेंगे, वो उन्होंने ही बकरी बन के पूरे देश की हरियाली को चर लिया है, तो उनको छोड़ा जाएगा ऐसा नहीं है, उनकी भी बलि होगी, मगर उसके लिए अभी इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट जब साइन किया जाएगा, चार्जशीट करने के बाद उनको भी हम अंदर डालेंगे, वो निश्चिंत रहे। वो कांग्रेस शर्मिंदा होने के लिए इतनी जल्दी में क्यों है? शर्मिंदा होगी। चलिए, एक मेहमान हमारे साथ और है, तहसीन पूनावाला हमारे साथ है। तहसीन, मैं आता हूं आपके पास, मैं आपके पास आता हूं अतुल अंजान साहब। तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी जी, जरा इस बहस में जरा शालीनता हो, सबकी बात सुनो। बिल्कुल, हम आपके पास आएंगे, हम आपके पास आएंगे। तहसीन पूनावाला, आपका रिएक्शन? सबकी बात सुनी जाए। देखिए, मैं आश्चर्यचकित हूँ जो भाजपा के प्रवक्ता है उनकी बात सुनकर। जी बोलिए। उन्होंने जो एक शब्द कहा, कांग्रेस बलि का बकरा बनेगी, बलि का बकरा उन्हें बनाया जाता जिन पे आप आरोप लगाना चाहते। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द इन्होंने अपनी मानसिकता आज के चैनल पे, सर एक मिनट, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला सर, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। मैं चाहूंगा कि मुझे चलिए आप अपनी बात मिले, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता हूं।
प्लीज, थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात यह है कि बलि का बकरा उसे बनाया जाता जिस पर आपकी मानसिकता यहां पर एक्सपोज हो रही है। और मैं एक बहुत सिंपल सवाल पूछता हूं, जैसे संजय हेगड़े साहब ने कहा, अगर आपने ये जो 3 नाम रिवील किए, हालांकि ये 3 नाम जो है कांग्रेस यूपीए ने रिवील की थी, लेकिन आपने उसी नाम को रिसाइकिल करते रिवील किया। आपने कहा ये ऐतिहासिक दिन था, ऐतिहासिक दिन है। अगर आपने ये 3 नाम रिवील किए और बाकी के आप नाम रिवील क्यों नहीं कर रहे, उसका जवाब दीजिए। और अगर आप कह रहे हैं कि कार्रवाई चल रही है, तो आप दर्शकों को आज बता दीजिए, प्रवक्ता होते हुए, क्या कार्रवाई ली है आपने डाबर साहब के ऊपर? क्यों तक, जहां तक मेरी जानकारी है, डाबर साहब के ऊपर केस बंद हुआ है, उन्होंने इनकम टैक्स भर दिया है। तो अगर आप कार्रवाई कर रहे, चार्जशीट फाइल हुए, ये आपने अभी इस चैनल पे कहा, इसको आप पूरी जिम्मेदारी से कहिए आप डाबर साहब पे आपने चार्जशीट अभी फाइल की है, वरना आप चैनल पर आकर झूठ बात नहीं करेंगे। ये आप साबित कर दीजिए कि आपने केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर हलफनामे में 3 लोगों के विदेशी बैंकों में खाते होने का शक जताया है। इस मामले की जांच जारी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि विदेशी सरकारों से मिली जानकारी और नाम को छिपाकर रखने की उसकी कोई मंशा नहीं है, लेकिन इन खुलासों में किसी नेता का नाम न होने से बयानबाजी तेज हो गई है। सरकार को घेरने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली के बयान का हवाला दिया जा रहा है, जिसमें उन्होंने यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि जब नामों का खुलासा होगा तो कांग्रेस को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। विदेशी बैंकों में गोपनीय तरीके से पैसे रखने के मामले में 3 कारोबारियों के खिलाफ जांच जारी है। इससे कुछ संतुष्ट हैं तो कुछ नहीं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, सरकार सुप्रीम कोर्ट में और नामों का खुलासा करेगी, ये तय है। अभी तक जो नाम चर्चा में आए हैं, उनमें से एक का भी संबंध सियासी पार्टियों से नहीं है। तो क्या विदेशी बैंकों में धन जमा करने वाले काले कुबेरों में एक भी नेता नहीं? जाहिर है ये सवाल देश के कई लोगों को मथ रहा है। अब सरकार की मंशा क्या है और क्यों कर रहे हैं मैं नहीं जानता, हमसे तो नहीं कहा गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि अनिवार्य है कि सारे लिस्ट को एक साथ रिलीज करना चाहिए। असल में बीते दिनों वित्त मंत्री अरुण जेटली ने काले धन के जिक्र पर कहा था कि इन खुलासों से कांग्रेस को शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। अब तमाम विपक्ष के निशाने पर सरकार और जेटली आ गए हैं कि जो तीनों नाम हैं उनका कहीं से कहीं तक किसी भी राजनीतिक दल से कोई ताल्लुक नहीं है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर जो रोज बयान दे रहे थे, उन बयानों का क्या हुआ? Mischievously he said Congress will be embarrassed. The Congress party immediately countered, we dare you to come out with those names. I would like to ask the government, the finance minister Mr. Arun Jaitley went on to say if some names are revealed, it would embarrass the Congress party. Where are those names? हालांकि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के बाद काले धन के मुद्दे पर जो तेजी दिखाई जा रही है, उससे कई जानकार खुश भी हैं। यदि काले धन वालों के नाम ना भी बताए तो उनका धन तो वसूल कर ले सरकार, नाम बता दे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो लोगों की तो है कि भाई हमको तो आम खाने से मतलब है, पेड़ गिरने से क्या लाभ। जो एनडीए सरकार का जो रिजॉल्व है इस मुद्दे पे, वो दर्शाता है, और जितनी जल्दी फाइनेंस मिनिस्टर ने इस पे एक्ट किया है, वो मुझे लगता है इसके लिए बधाई के पात्र है। जाहिर है काले धन के मुद्दे पर कुछ काम हो रहा है और कुछ सियासत। मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है और अब सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को इसी मामले की सुनवाई करेगा। तभी यह तय होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। अतुल अंजान साहब, बीजेपी का यह कहना है कि 800 के करीब नाम है। क्या आपको लगता है आज 3 नाम आए हैं, बाकी जो नाम हैं वो भी बाहर आएंगे? काला धन जो वापस लाने की बात हो रही है, क्या वाकई वो वापस आएगा? मैं तो अब जिस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं कि साहब उनके ऊपर प्राइमा फेसी बनेगा और उसके खिलाफ जो है वो इनकम टैक्स के कानून के तहत देखा जाएगा, फिर उनकी जानकारी होगी, फिर उनके तमाम अकाउंट्स चेक होंगे, और जब उसके अंदर कोई दोष पाया जाएगा तब उनके खिलाफ चार्जशीट दायर होगी। इसका मतलब है कि ये पता नहीं कहां कहां की बात है। यानी वही बात हो गई मुंशी प्रेमचंद की कहानी की कि कब बाबा मरी हैं और कब बैल बिकई हैं।
वही कहानी, कब निकलेंगे नाम किसी को पता नहीं, वरना दावा तो ये कह रहा था कि बस 100 दिन के अंदर हो जाएंगे। ये बड़ा भारी है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे तमाम के तमाम वो देश के अंदर जो कारपोरेट घराने हैं, जो पूरे मामले को कारपेट के नीचे रखना चाहते हैं, वो आज पूरी ताकत से लग गए हैं कि ये पूरा मामला दिखाई न पड़े। हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी का कोई आदमी इसमें फंसने वाला नहीं है, उसका कोई नाम आने ही वाला नहीं है। अब ये सवाल है कारपोरेट घराने, पॉलिटिकल पार्टी और नौकरशाह। मैं पूछना चाहूं नौकरशाह काहे बच गए? एक बात मैं आपसे कह रहा हूं पंकज जी, जरा गौर कीजिएगा कि 83 ज्वाइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, जो घर में केवल 30,000 35,000 सैलरी ले जाते हैं और उनके सारे बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। ये सब कैसे हो रहा है? कि ये कौन लोग हैं, कहां से इनके पास धन आ रहा है? विदेशों में इनके बच्चे फ्लैट लेकर किराए मकान में पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अतुल अंजान साहब, हम आपकी बात समझ गए, सालाना दिए जा रहे हैं। हम आपकी बात समझ गए। के अंदर एक बड़ा भारी एक षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को कैसे पकड़ा जाए? हम आपकी बात समझ गए। संजय, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या कोई कानूनी बाधा है कि एक साथ नाम बाहर नहीं आ सकते? क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ये जो नाम आए हैं बहुत से ट्रीटी के तहत आए हैं। ट्रीटी जर्मनी ने ऐतराज दिखाया। नहीं, ट्रीटी क्या होता है? एक भारत का दूसरे देश के साथ कोई समझौता, जी जी, उस समझौते में यह भी कहा गया है कि जब तक क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लॉन्च ना हो तब तक हम नाम रिवील नहीं करेंगे। यानी जहां जहां क्रिमिनलिटी है वहां हम नाम रिवील कर सकते हैं, दूसरे में प्राइवेसी विल बी मेंटेन्ड, प्राइवेसी और सीक्रेसी विल बी मेंटेन्ड। तो जब नाम आते हैं वो रॉ डेटा होता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन होता है। जब उस नाम को चेक किया जाता है, पैसे चेक किए जाते हैं और फिर जब टैली हो जाता है, तभी तो अंदाजा लगता है कि शायद ये काला धन है, ये सफेद धन है। और जहां आपको शंका होती है, फिर आगे सबूत और तफ्तीश के बाद ही आप क्रिमिनल कार्रवाई जब करते हैं, तभी ही आप नाम रिवील करते हैं। रागिनी, पूरा देश जो है ये जानना चाहता है कि क्या काला धन वापस आएगा, क्योंकि 100 दिन, जाहिर बात है, प्रधानमंत्री जिस तरह से नरेंद्र मोदी उस वक्त कैंपेनिंग करते थे तो काला धन वापस लाने की बात होती थी 100 दिन के भीतर। क्या सरकार की मंशा लगती है आपको? आज 3 नाम आए हैं सामने। पंकज जी, जिस तरह से अगर मगर और टाल मटोल हो रही है, तो मैं तो कहूंगी कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। संजय जी ने 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने ये कहा कि अपने पहले वक्तव्य में कहा कि केवल अकाउंट होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें काला धन भी हो। अभी भी ये बात कही कि अगर एक शंका होती है तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी और उसके तहत केवल ये 3 नाम उजागर किए गए हैं। तो सवाल फिर घूमकर वहीं आता है कि ये 3 नाम ही क्यों, ये सिलेक्टिव डिस्क्लोजर क्यों? पी चिदंबरम जी पर तो आरोप लगा दिया गया कि उनके पास लिस्ट थी पर उन्होंने देखी नहीं, पर अरुण जेटली जी के बयान से तो ये साफ स्पष्ट होता है कि उनके पास लिस्ट भी थी, उन्होंने देखी भी, उसके बाद कांग्रेस के ऊपर आरोप भी लगाया, फिर भी केवल ये 3 नाम ही आए। अब अगर ऐसे ही नाम मौजूद हैं जिन पर आपको पूरा यकीन नहीं है कि उनका काला धन है भी कि नहीं है, तो सिर्फ ये 3 नाम ही आपने क्यों उजागर किए? अगर नेताओं के नाम उसमें हैं और अगर नहीं है तो अभी तक आप जो हवा बना रहे थे वो पूरा झूठ की बिसात, रागिनी, आपने अपनी बात कह ली, राजनीतिक चाल थी। रागिनी, आपने अपनी बात कह ली। संबित, अब आपको लाना चाहूंगा। जो बात रागिनी कह रही हैं, आपकी अरुण जेटली ने यह बात कही थी कि कांग्रेस को एम्बेरसमेंट होगी, शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। अब ये जो 3 नाम आए हैं, यानी इतनी सिलेक्टिव डिस्क्लोजर्स जो हैं वो क्यों हो रहे हैं, इस बात को लेकर कड़ा एतराज है। यही बात अतुल अंजान साहब भी कह रहे हैं, रागिनी भी कह रही हैं, तहसीन पूनावाला भी कह रहे हैं। पहला विषय है, मैं अपने मित्र रागिनी नायक जी को यह आश्वस्त कर दूं कि जरूर कांग्रेस शर्मिंदा होगी। वो इतना जो तड़प रहे हैं कि कांग्रेस आखिरकार शर्मिंदा क्यों नहीं हो रही है, तो वो घबराए नहीं, जरूर शर्मिंदा होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरा नहीं, आप सुन लीजिए, आप अभी 9 मन तेल, राधा नाच रही थी, वो सब बहुत बढ़िया था। जब मैंने आपको आश्वासित किया है कि कांग्रेस, एक सेकेंड, मैं सब कुछ सभ्यता के दायरे में कर रहा हूँ। आप हमारे दायरे में घुस के बोलना शुरू कर देते हैं और फिर मुझे बोलने भी नहीं देते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, 10 साल तक इस लिस्ट के ऊपर, वैसे तो लिस्ट 10 साल से नहीं आई थी, मगर जितने साल से भी लिस्ट 2009 के बाद जब आई थी तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ था?
क्यों नहीं प्रत्येक व्यक्ति जो लिस्ट में नाम था उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके एविडेंस इकट्ठा किया जाता। आज अगर कांग्रेस ये करती तो कई नामों के ऊपर उजागर हम कर पाते। दूसरा है, 4 महीनों के अंदर ही यह सरकार इन्वेस्टिगेशन त्वरित तरीके से कर पाई और इतने नाम लेके आई है, आगे और नाम लेके आएगी। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2014 मई से पहले कांग्रेस के सरकार ने 100 नामों को एमनेस्टी क्यों दिया? आनंद फानन में 100 नामों को कांग्रेस की सरकार ने, जबकि चिदंबरम ने मैंने लिस्ट भी नहीं देखा है, उन्होंने एमनेस्टी दे दिया कि चलिए आप जो है डिक्लेयर कर दीजिए अंदर खाते क्या अमाउंट है, कुछ रकम आप हमें दे दीजिए और आपको हम छूट दे देते हैं। मैं आज कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने ये एमनेस्टी किन लोगों को दिया, किन के कहने पर दिया, किन लोगों की बचाने की कोशिश की गई? चौथा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मेरे बोलने के बाद आप बोलिएगा। जब 18 नाम लिफाफे में बंद करके राम जेठमलानी जी को दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, और राम जेठमलानी जी ने उन 18 नामों को सार्वजनिक कर दिया था, तब जर्मनी ने इसी अगस्त के महीने में 2014 में एक चिट्ठी लिखी थी कि अगर इसी तरह से आप बिना इन्वेस्टिगेशन के नामों को उजागर करोगे तो हम भविष्य में नाम उजागर नहीं करेंगे, सोर्स ड्राई हो जाएगा। मैं आज कांग्रेस से पूछता हूं, कांग्रेस किन नामों को बचाने का कोशिश कर रही है कि वो जर्मनी से नाम ना आए, ताकि भविष्य में उनकी पोल और न खुल जाए? चलिए संबित, तहसीन पूनावाला बड़ी देर से इंतजार करें। तहसीन, आप कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस किस बात का इंतजार कर रही है? देखिए पंकज जी, मैं भी जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल आऊंगा आपके पास। नहीं, 1 मिनट रागनी जी, 1 मिनट प्लीज रुकिए, मैं 1-2 जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले संबित जी बहुत गलत बात कह रहे हैं आपके चैनल पे। एक स्पेसिफिक नाम का मैंने आपको उदाहरण दिया, डाबर बर्मन साहब का नाम, डाबर कंपनी का। उस पर कार्रवाई कांग्रेस के शासन में हुई थी, उनको इनकम टैक्स नोटिस मिली थी। उस इनकम टैक्स नोटिस मिलने के बाद उन्होंने वॉलंटरी डिस्क्लोजर में टैक्स भरा जो डिस्प्यूटेड अमाउंट था। देखिए संबित, आप बीच में मत बोलिए प्लीज। तो अगर संबित कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कार्रवाई नहीं की, 29 समय प्लीज 1 मिनट, 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को कांग्रेस ने नाम दिए, 26 नाम दिए, 18 पर कार्रवाई शुरू हो गई। मेरा सवाल पहले भी वही था, अब भी वही है, इन 3 नामों पर कांग्रेस ने कार्रवाई की, बीजेपी ने एडिशनल क्या कार्रवाई की? क्या संबित आपके चैनल पे पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं डाबर पे उन्होंने चार्जशीट फाइल की? बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, दूसरा सवाल यह है, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, वो कह रहे कि कांग्रेस को कांग्रेस किसको बचाना चाहती है? कांग्रेस किसको बचाना चाहती है, नहीं बचाना चाहती है, इसका जवाब रागिनी जी देगी। लेकिन मैं संबित से एक सवाल पूछना चाहता हूं, अरुण जेटली जी किस लिए कांग्रेस को बचा रहे हैं? अगर आपके पास नाम है, जर्मनी से आए हुए नाम है, तो आप क्यों बचा रहे हो कांग्रेस को? मैं आपको इस चैनल पे चैलेंज करता हूं, आप नाम रिवील कीजिए। और अगर आपके पास नाम नहीं है, इन्वेस्टिगेशन अभी होनी बाकी है, तो और आप चैनल और संबित ये बात सिर्फ तहसीन ही नहीं कह रहे, कांग्रेस के तमाम नेता जो है, तमाम नेता कांग्रेस की उनकी प्रतिक्रियाएं हमने ली है, तो उन सबका ये कहना है कि कांग्रेस के यदि नाम है तो उनको क्यों हाइड कर रही है सरकार? क्यों हाइड करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। मैंने कहा ना, मैंने आश्वासित किया आपके चैनल पे कि इंतजार करिए, समय के हिसाब से और कानून के अंतर्गत वो नाम भी उजागर होंगे। वो एक साथ आपको याद होगा, एक सेकेंड शांत हो जाइए। आपको याद होगा जब 2G स्कैम हुआ था तो किस प्रकार से कपिल सिब्बल सभी जगह कह रहे थे जीरो लॉस, जीरो लॉस। क्या हुआ इस जीरो लॉस का? जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था वही सच्चाई प्रूव हुई ना, दूध का दूध और पानी का पानी हुआ ना। आज भी मैं आश्वासित करता हूं, कांग्रेस के दिग्गज लोगों का नाम आएगा और कांग्रेस मुंह के बल जमीन पे भी गिरेगी, मगर उसके लिए भी तो धीरज रखना पड़ेगा कांग्रेस को। मुंह के बल गिरने के लिए थोड़ा इंतजार तो करिए। ये संजय, आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये जो वक्त की बात ये कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जी मैं आ रहा हूं आपके पास रागिनी, ये वक्त की जो बात कह रहे हैं, क्या वो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अब ये 3 नाम आए, फिर एक और फॉलो लिस्ट आएगी, फिर और लिस्ट आएगी, ये क्या वाकई ये सही प्रोसीजर से हो रहा है काम? क्या देखिए, अगर सिस्टमैटिकली करना है तो ये सही प्रोसीजर है, पर ये जो वक्त लगाने की बात है, यहाँ सिलेक्टिवनेस की लिए तो बहुत स्कोप है। आप सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को पहले छाट लो, उनके वहां कार्रवाई, उनके बारे में पहले कार्रवाई करो। क्यों नहीं ब्यूरोक्रेट, क्यों नहीं राजनेता? यहाँ सब जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है या टैक्स अथॉरिटी है, उनको डिस्क्रिशन का बहुत स्कोप। मैं आपके पास आता हूं, इस वक्त पंकज चमनलाल लोढ़िया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज चमनलाल लोढ़िया साहब, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, 3 नामों में एक नाम आपका भी है। हाँ, वो सुबह में जब मीडिया वाले अप्रोच कर रहे थे, एट दैट टाइम आई केम टू नो दैट आई हैड बीन कनेक्टेड विद दिस
और तभी मुझे मालूम पड़ा कि मेरा नाम इसमें जुड़ा हुआ है। तो अपनी सफाई में आपको कुछ कहना है? सफाई में बस जब तक मेरे पास कुछ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आती तब तक मैं आगे कुछ बता नहीं सकता। एक ही चीज है कि एक क्लेरिफिकेशन मेरा कंफर्म है कि आई डोंट हैव एनी स्विस बैंक अकाउंट इन माय नेम और इन माय फैमिली मेंबर्स नेम, दैट्स इट। आपसे ये जानना चाहेंगे कहीं आपका बाहर बैंक अकाउंट है, वो चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, कहीं और? जी नहीं। तो ये एक्चुअली जो भी है वो हमने जो भी है वो हमारे अकाउंट्स में डिक्लेयर किए हुए जो अकाउंट्स है वही है, अदरवाइज वी डोंट हैव एनी अदर अकाउंट्स। तो कहीं आपका फॉरेन अकाउंट नहीं है, आप ये कह रहे हैं? जो भी है वो हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किए हुए हैं। यानी बुक्स में है सब कुछ, आप ये कह रहे हैं बाकायदा? हाँ जी, यानी जो आपका ये नाम आया आपको लगता है गलत आया आपका नाम? हाँ ऐसा लगता है, लेकिन एक बार जब तक मेरे पास कोई परफेक्ट मेरे पास कुछ नहीं आता जब तक तो मैं उसी का जवाब दे सकता हूं। मैं जो हलफनामा दायर किया गया है सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहा गया है कि एक जांच जो है वो पूरी हो गई है और अब बाकायदा केस भी दर्ज किया जाएगा। पंकज जी, जो भी है हमने डिक्लेयर किया हुआ, इसलिए जो भी एक बार हमारे पास हलफनामा है तभी मैं उसके लिए कुछ जवाब दे सकता हूँ, बाकी तो आगे कुछ नहीं बोल सकता उसमें। नहीं तो आपको लगता है कि आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, कोई फॉरेन अकाउंट आपका नहीं है बाहर? हाँ। जर्मनी हो, फ्रांस हो, कहीं आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, आप ये कह रहे हैं? ना जी, मेरा कोई जर्मनी में, मेरा कोई फ्रांस में, कोई स्विस में अकाउंट नहीं है सर। तो फिर कौन हो सकता है इसके पीछे? आपका नाम क्यों आया? सर जी हमारा बिजनेस, वी आर कनेक्टेड विद गोल्ड एंड सिल्वर, जो जिसका वॉल्यूम इतना बड़ा होता है, जिसके हिसाब से ट्रांजैक्शन हमारे ऑफिशियली इतने बड़े होते हैं, सो वी कैन नॉट, कैसे आया वो तो मैं भी नहीं बता सकता। मैं पंकज जी सवाल यह है, इतने गंभीर आरोप लगे हैं, बाकायदा हलफनामे में आपका नाम गया, आपके अलावा 2 और लोग नाम भी गए हैं, अब आपकी तरफ से किस तरह की कार्रवाई होगी, आप क्या करेंगे? जब तक मेरे पास कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं आती तब तक मैं आपको कुछ नहीं बता सकता उसके बारे में। नहीं पर नाम तो आपका आ गया ना, तो अब कोई स्ट्रैटेजी, कोई रणनीति तो आपको तय करनी होगी। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है? एक बार जब मेरे पास कोई हलफनामे की कॉपी आएगी, उसको मैं देख के कुछ स्टडी करके उसके बाद ही मैं कुछ डिसाइड कर सकता हूँ, उसके पहले तो कुछ डिसाइड नहीं कर सकता मैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, अगर मैं आपसे सीधे सीधे सवाल पूछूं कि भारतीयों का बाहर विदेशी बैंकों में क्या वाकई काला पैसा जो है वो जमा है, ऐसा आपको लगता है? करोड़ों रुपया इतने महीनों से गवर्नमेंट जो बोल रही है, तो कुछ ना कहीं तो कुछ होगा। और आई रियली, एक बात है कि आई स्टिल सपोर्ट विद द गवर्नमेंट व्हाट द स्टेप्स दे आर टेकिंग, और जो स्टेप वो ले रही है उसके लिए मैं हमेशा एक बात कंफर्म बोल रहा हूँ कि वो स्टेप जो ले रहे हैं वो एकदम परफेक्ट है। पंकज जी ये बताइए कि अभी आप तीनों के नाम आए हैं, आप 3 लोगों के, तीनों कारोबारी आप हैं, क्या आपको लगता है राजनेता, कुछ पूर्व मंत्री, कुछ ब्यूरोक्रेट्स, इस तरह के नाम हो सकते हैं? सर मैं भी इतना बड़ा भी इंडिया है, तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं होना चाहिए, तो ही इतना जो कुछ, और लेटर ऑन जो स्टेप गवर्नमेंट ले रही है तो कहीं ना कहीं कुछ तो रिजल्ट मिलेगा ही, उसका कंफर्म रिजल्ट मिलेगा। पर ये जो 3 नाम आए हैं पंकज जी, ये जो 3 नाम आए हैं, इनमें एक नाम आपका भी है, क्या आपको लगता है कहीं गलती हुई है, कहीं चूक हमारे हुई जो 3 नाम आए जी, हो सकता है कुछ कहीं गलतफहमी या कुछ भी ऐसा हो गया, लेकिन एक बात कंफर्म है कि जो भी है वो जो स्टेप गवर्नमेंट ले रही है, आई रियली प्रेज द गवर्नमेंट। लेकिन एक ही चीज है कि जो हमारा नाम जो है, आई थिंक इतना इंडिया के नाम में मेरा नाम राजकोट में होके, मीन्स आई शुड नॉट बी इन इंडिया बॉटम लिस्ट ऑल्सो, और मेरा नाम आ गया है। बस संजय आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? इसके बारे में कभी इनकम टैक्स नोटिस आया था आपको? पंकज जी कोई इनकम टैक्स नोटिस इस बारे में आया था क्या? इन अकाउंट्स के बारे में, आपके फॉरेन अकाउंट्स के बारे में? Whatever the notice been given by the income tax, we already given them the reply, and that जो है हमारा रेगुलर बिजनेस कोर्स है, उसी का हमने उसको रिप्लाई, सब पूरा रिप्लाई दिया हुआ है हमने कंप्लीट। सरकार की तरफ से ये जो हलफनामा दिया गया है, या सरकार ये जो कालाधन वापस लाने की बात कर रही है, ये आपको लग रहा है बिल्कुल सही मंशा है सरकार की तरफ से? हाँ जी। पर आपका नाम आया है, आपको लगता है कि गलती हुई है, कहीं एरर हुआ है, किसी भी पार्ट पे कहीं ना कहीं गलती हुई है, आपको ऐसा लगता है? आई एम शॉक्ड विद दैट आई कैन से, उसके सिवा आगे कुछ नहीं बता सकता मैं। आई एम रियली शॉक्ड विद दैट। तो क्यों हुआ है ऐसा? आपको क्या लगता है कौन हो सकता है इसके पीछे? आपकी किसी से क्या दुश्मनी?
सर देखिए, हमें वो तो मैं उसके लिए तो मैं कुछ नहीं बता सकता। ओनली थिंग इज आई कैन से कि भाई हमने जो भी हमारे पास क्वेरीज आता है उसका वी आर गिविंग ऑल द रिप्लाईज एंड वी आर, और अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी आएगा तो उसको हम उसके जो भी इंक्वायरीज होगी उसका पूरा जवाब देंगे उसको। पंकज, अगर मैं सीधे से आपकी बात समझ पाऊं, आप ये समझाइए मुझे कि आप ये मानते हैं कि आपके फॉरेन में अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, लेकिन वो पूरे बुक्स पे हैं, प्रॉपर आपने उसकी जानकारी जो है वो दी हुई है, ये कहना है आपका? नहीं, जो भी मेरे बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो ऑलरेडी हमने इनकम टैक्स में डिक्लेयर किए हुए हैं। नहीं, मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, बाहर बैंक अकाउंट्स आपके हैं? अकाउंट्स देखो, इतना बिजनेस है तो इतने सारे अकाउंट्स होंगे तो ऑल द थिंग्स विल बी रिफिलिंग इन माय बुक्स, दैट्स इट। यानी है, आप मान रहे हैं कि आपके बाहर बैंक अकाउंट्स हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन इतने हैं तो हमारे जितने जहां भी अकाउंट होंगे वो इनकम टैक्स के बुक्स में डिक्लेयर किए हुए हैं हमने सब। तो यानी उसमें कुछ इलीगल नहीं है, आपका ये कहना है ना? वो बिल्कुल लीगल है, बुक्स पे है, उनकी जानकारी आपको लगता है? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि फ्रांस और जर्मनी, उसके अलावा स्विट्जरलैंड, क्या इनमें से किसी कंट्री के बैंक में आपके अकाउंट्स हैं? सर जी, जो भी है हमने बुक्स में दिखा हुआ है। फ्रांस स्विट्जरलैंड की तो बात छोड़िए, लेकिन जो भी बुक्स में अकाउंट्स में होंगे वो पूरे अकाउंट्स हमने बुक्स में क्लियर है और वो डिक्लेयर किए हुए हैं हमारे। तो यानी बाहर बैंक अकाउंट होना आपको लगता है कि उसमें कोई गलती नहीं है, और आपके भी हैं बाहर अकाउंट्स, वो तीनों कंट्रीज के जहां डेफिनेटली देखो, ग्रो कोई भी अकाउंट हो, कहीं पे अकाउंट हो तो वो बिजनेस ग्रो करने के लिए, बिजनेस के लिए कोई गलत तो है नहीं। संबित, आपसे मैं जानना चाहूंगा, अभी जितना कॉन्वर्सेशन आपने सुना है मेरा पंकज के साथ, आप क्या कहेंगे इसमें? आपका एक क्विक रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, बहुत स्वाभाविक रूप से आज पंकज जी ने ये कहा कि उनके फॉरेन कंट्रीज में अकाउंट हैं, और आप सबने जब क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने यह भी कहा कि उनसे क्वेरीज पूछे गए थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। स्वाभाविक रूप से इससे दो बातें स्थापित होती हैं कि सरकार ने क्वेरीज किए हैं, सरकार ने इन्वेस्टिगेशन किया है, और इन्वेस्टिगेशन से कहीं ना कहीं जो सरकारी एजेंसी है वो सेटिस्फाई नहीं हुई है। इस कारण से एक आगे की विवेचना रखी गई है, आगे कार्यवाही आरंभ की गई है, और खुद पंकज जी मान रहे हैं कि सरकार का इंटेंशन बिल्कुल अच्छा है और सरकार काले धन को वापस लाने के लिए सही कदम उठा रही है। तो मुझे लगता है जो अभी हम चंद मिनटों पहले डिस्कस कर रहे थे, तो इट इज ऑल रेस्टेड। जब खुद पंकज जी कह रहे हैं कि चलिए, पंकज हमारे साथ है। संबित, मैं उन्हीं से ये सवाल पूछ रहा था। पंकज, आप ये बताएं कि जो काला धन वापस लाने की बात हो रही है, क्या वाकई हिंदुस्तान में काला धन वापस आ पाएगा, या सिर्फ ये एक सपने की तरह ही रह जाएगा, कभी हकीकत में नहीं ढल पाएगा? पंकज, आपसे सवाल है मेरा। काला धन तो हम चाहते हैं कि देखिए, गवर्नमेंट जिस तरीके से अभी जो स्टेप ले रही है, आई थिंक आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद दे आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। एंड आई एम प्राउड कि भाई एक बार ऐसा हो गया, देन आई एम रियली प्राउड दैट दिस शुड बी डन, एंड दिस स्टेप्स व्हिच आर द गवर्नमेंट, द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज टेकिंग, आई एम रियली अप्रिशिएटिंग देयर स्टेप्स। पर ये जो आपका नाम आया है, कहीं ना कहीं आप खुशी जता रहे हैं कि अच्छी पहल है सरकार की तरफ से, काला धन वापस आना चाहिए, आएगा आपको लगता है, लेकिन आपके साथ जो कुछ हुआ है वो? हाँ जी, देखिए मैं आपको बताऊं, गेहूं जब पिसते हैं तो उसके साथ में कंकर भी पिसते हैं, मालूम है आपको? जी, कहावत सुनी है हमने। हाँ बराबर है। तो गेहूं के साथ कभी कुछ थोड़े कंकर पिस जाते हैं, लेकिन उसके लिए एक बात तो अच्छा है कि कहीं ना कहीं स्टेप्स तो गवर्नमेंट लेने ने चालू किए कि नहीं, आप बताइए। पर सवाल ये है पंकज जी, थोड़ा हैरानी भी हो रही है मुझे, आपका नाम हलफनामे में है, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये 3 नाम गए हैं, तो आपको ये चीज परेशान नहीं कर रही क्या? सी जो वो मेरी पर्सनल बात को छोड़िए, लेकिन जो गवर्नमेंट के लिए अभी जो स्टेप्स ले रहे हैं, आई थिंक दिस इज द गुड थिंग्स, द स्टेप्स व्हिच आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। और ये जो है उसमें देखिए जब गेहूं पीसते तो 1-2 कंकर पीस जाते, तो मेरा नाम मैं कंकर में लिस्ट में लिख देता हूँ कि चलो मैं कंकर की तरफ पीस गया हूँ, समझो आप। चलिए पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ चर्चा में आप